हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे हम देखिए स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ये हमारा है क्लास 12 का। यहाँ पे क्या है, ये हमारा है क्लास 12 का। लेकिन हम आपको बता दें, ये हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको पता होगा कि ये सभी क्वेश्चन एक नंबर में पूछी जाती हैं और यही ज़्यादातर बच्चों को क्वेश्चन नहीं आती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इतने सारे इसके क्वेश्चन हैं और इन सभी को याद करना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम बता दें आपको, ये सभी पूछे जा चुकी हैं। तब अगर आप इन सभी को एक बार याद कर लेंगे तो आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे क ख करके मिलेंगे, जिससे अगर आप थोड़ा सा भी एक बार पढ़े होंगे तो आप तुरंत यहाँ पे टिक कर सकती हैं। और ये इससे सिर्फ 5 क्वेश्चन गद्य से और 5 क्वेश्चन पद्य से पूछे जाते हैं, जो कि आपका 10 नंबर का होता है। तो आइए चलिए, ये आपका समझ लीजिए, हम यहाँ पे आपके 5 नंबर फिक्स करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारा है वो हम आपको सभी क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लिए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सभी पूछे जा चुकी हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि आंसू के रचनाकार क्या है। यहाँ पे आंसू के रचनाकार हैं। अब आप देखिए, आप पढ़े होंगे क्योंकि आप बहुत लेखक के बारे में जानते होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, इन सभी के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि ये सभी आपके क्या है चैप्टर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे बोला है आंसू के रचनाकार कौन है, तो आंसू आप पढ़े होंगे, इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी इसके रचनाकार हैं। आगे ऐसे आगे देखते हैं। अब देखिए, ये देखिए 2019 में पूछा जा चुका है। मतलब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। अब देखिए, आप कहेंगे कि 2019 में यही पूछा गया है। आपको पता होगा जो पेपर का सेट होता है वो 7 रूप में ऐसे करके 7 सेट बनती हैं। तो ज़रूरी है कि मतलब सब में एक ही भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 7 सेट में ये ऐसे से क्वेश्चन करके यहाँ पे पूछे गए थे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पल्लव में चित्रण किया है। अब देखिए, पल्लव में चित्रण किया गया है किसके द्वारा, अब आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन है इसके, प्रेम प्रकृति एवं सौंदर्य का चित्रण किया गया है। पल्लव में किसका चित्रण किया गया, मतलब किसके बारे में उसमें बताया गया है, तो प्रेम प्रकृति और सौंदर्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है, नीर का निर्माण फिर रचना की विधा है। ये किस विधा की रचना है, नीर का निर्माण फिर। तो ये है हमारा आत्मकथा। किसका है, ये हमारा आत्मकथा का। अब आगे में देखिए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। देखिए यहाँ पे 2020 में 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है। तो इसका रचनाकार है डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी। कौन है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी। आप बस 2 बार पढ़ लीजिए और एक बार अगर सुन लेते हैं तो आपको पक्का याद हो जाएगा। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। अब देखिए, छायोत्तर काल की पत्रिका है। छायोत्तर काल की कौन सी पत्रिका है, ये है हमारा कादम्बी। कौन सी है, कादम्बी नी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, भारतेंदु युगीन लेखक हैं। अब तो ये तो बहुत आसान है, आपको पता भी होगा। भारतेंदु युगीन लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, ये क्या है, भारतेंदु युगीन लेखक हैं। ऐसे ही आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया। यहाँ पे जो हम सेट लिए हैं ये हमारा है 2019 का। ऐसे ही हम 2020, 21, 22 इन सभी के सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंद पंत जी, ये क्या है, लोकायतन के रचनाकार हैं। 8वां देखिए लिखा है, छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है। जो छायावाद युगीन गद्य है इसका समय क्या माना जाता है, इसका समय निर्धारित किया गया है सन 1919 से सन 1938 से। अब आगे देखिए 9वां है, यहाँ पे नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो नई कविता के प्रवर्तक किसे माना जाता है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी को। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे है, सिंगार लहरी के रचयिता हैं। सिंगार लहरी के रचयिता कौन है, जगन्नाथ रत्नाकर। अब देखिए अगला है हमारा, यहाँ पे 11वां है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, उत्त के लेखक कौन है। मतलब किसने लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति की मूल, ये किसके द्वारा लिखा गया होगा है, ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। हिंदी के प्रथम कवि सहरपा कवि हैं। हिंदी के जो प्रथम कवि सहरपा हैं वो किसके कवि हैं, वो जैन संप्रदाय के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी हुई है, आपको बताना है कौन सी रचना है जो भक्ति काल में लिखी हुई है। तो ये है हमारा यहाँ पे कौन सी रचना है जो भक्ति काल में लिखी हुई है। अगर हम आपको बता दें तो ये है सूर सागर, ये हमारा क्या है, भक्ति काल में लिखी गई है, सूर सागर। अब देखिए यहाँ पे 14वां है, विशल्भ देव रासो। रचना किसकी है, विशल्भ देव रासो, ये रचना है नरपति नाल की। किसकी है, नरपति नाल की। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास ये ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है। 16वां देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उद्धव शतक किस काल की रचना है, ये है आधुनिक काल की उद्धव शतक रचना है। अब यहाँ पे 17वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है।
छायावादी के बारे में आप पढ़े होंगे तो उसकी प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। ये क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है। दीपशिखा का रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा दीपशिखा की रचयिता है। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है, अगर आप पढ़े होंगे क्योंकि आपके जीवन परिचय में रचना के बारे में भी लिखने के लिए आता है, तो सुमित्रानंद पंत जी की रचना कौन है, पल्लव है। पल्लव क्या है, सुमित्रानंद पंत। अब इसके पहले पल्लव के बारे में बताएं कि इसमें क्या निहित है, वह भी बड़ा देख लीजिएगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, चिदम्बरा का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदम्बरा का ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है सुमित्रानंद पंत जी को चिदम्बरा का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब आगे देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बस हम यहाँ पे लिए हुए हैं। अब देखिए 27 नंबर 27वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि सहरपा, अभी हम आपको बताए हैं। और ये देखिए 2020 में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में पूछे गए हैं। अभी देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है, नई कविता युग की रचना क्या है। नई कविता युग की रचना है पुरोवा। कौन है, पुरोवा। ताज शतक का प्रकाशन वर्ष क्या है, सन 1943 है। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, वो है कविवचन सुधा। 31वां देखिए क्वेश्चन क्या है, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है, श्रृंगारिकता। 32वां क्वेश्चन है, बुद्धि रास के रचयिता कौन है। बुद्धि रास के रचयिता हैं यहाँ पे शालिभद्र सूरी। ये क्या है, बुद्धि रास की रचयिता हैं। अब 33वां देखिए लिखा है, बिसल देव रासों के रचयिता कौन है। अभी आप पढ़े हैं, बिसल देव रासों के रचयिता है नरपति नाल। कौन है, नरपति नाल। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, विद्यापति के पदों में कभी कभी कहीं कहीं पुट है भक्ति का। कहीं कहीं क्या पुट है, भक्ति का। ये देखिए थोड़ा मतलब आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये सभी हम क्या किए हैं, इसे छाँट से अलग से निकाले हुए हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ पे ब्लर आ गया होगा। तो आपको बस क्वेश्चन देखने से मतलब है। जो क्वेश्चन देखिए क्या है, आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण मतलब किसने दिया। आदिकाल को वीर गाथा काल यह किसने कहा था, ये कहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए 38वां क्वेश्चन क्या है, अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है। अमीर खुसरो की चर्चा ये किसमें की गई है, खालिक बारी में। हिंदी की प्रथम रचना है, हिंदी की जो प्रथम रचना कौन सी है, वो है श्रावण का चार। ये क्या है, हिंदी की प्रथम रचना है। अब देखिए आगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सी है, ये है पृथ्वीराज रासो। ये क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। 41वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। पृथ्वीराज रासो ये क्या है, आदिकाल का है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में करीब जैसा व्यक्तिगत लेकर कोई लेखक उत्पन्न ही नहीं हुआ, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। अब कबीरदास को आप जानते हैं, ये कहा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये कहा गया था। अब 43वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आदिकाल की रचना कौन सी है। आपको यहाँ पे बताना है कि आदिकाल की रचना कौन सी है, तो ये है खुमान रासो आदिकाल की रचना है। हिंदी का आदि काव्य क्या है, हिंदी का आदि काव्य है विसल देव रासो। भाषा का पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, परंतु प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है। मतलब किसने ये कहा कि वो जो कवि थे वो जबरदस्त उनका वाणी पे भाषा पर अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। आप जानते हैं इनकी कोई भी रचना पढ़िएगा तो आपको बहुत मतलब इसमें मिलेगा अच्छे। देखिए 45वां का कौन सा है, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। आपको बताना है कि कौन हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है, पद्मावत नहीं है। 37वां देखिए, मैथिली सरगुप्त आधुनिक काल के किस युग के संबंधित है, द्विवेदी युग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल का महाकाव्य है। आपको बताना है कौन सा भक्तिकाल के महाकाव्य, श्री रामचरितमानस ये भक्तिकाल का महाकाव्य है। आगे हम देखते हैं, देखिए रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है। रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय क्या माना है, संवत 1375 से 1700 ईस्वी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है, तो ये है उद्धव शतक। ये क्या है, जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। अब आगे देखिए, रीतिकाल की रचना कौन सी है, बिहारी सत्सई। ये क्या है, रीतिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल क्या है, ये आपको पता ही होगा, पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। कौन है, कबीरदास हैं। अब आगे देखिए, कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। कामयानी किसकी रचना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना। तो ये है चिंता। कौन सी रचना भूषण की नहीं है। अब आपको बताना है इसमें कौन सी रचना है जो भूषण की नहीं है। कौन सी रचना है, रामचंद्रिका। ये रचना भूषण की नहीं है।
निम्नलिखित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है। ये आप देखिए, इसमें हम पहले से पूछे थे कि भूषण का कौन सा रचना नहीं है। इसमें क्या है, भूषण का ग्रंथ है, तो ये है शिवा बावनी। ये कौन सा इसमें उनका है। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है शंकराचार्य को। मध्वाचार्य का वाद क्या है, आपको बताना है कि मध्वाचार्य का वाद है दैत्यवाद। ज्ञानश्री काव्यधारा के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, नंददास ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। अब आगे देखते हैं, ज्ञानश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। आपको बताना है कि ज्ञानश्री शाखा के भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि यहाँ पे देखिए कवि हैं, ये आपको बताना है। अथवा करके यहाँ पे देखिए मतलब क्वेश्चन इससे हो सकता है कि आपको दोनों में अलग अलग मिले, लेकिन 2013 का ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे लिखा भी है कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे बताना है। ये इसके मतलब ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, तो कौन है, कबीरदास। कौन है इसके, कबीरदास हैं। कबीर के दोहे को किस नाम से जाना जाता है, तो ये साखी नाम से कबीर के दोहे को जाना जाता है। अब 70 वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, कबीर के गुरु का नाम क्या था। ये तो आप सभी को पता होगा, कवि के गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास है। नरहरि दास कवि के गुरु का नाम था। आगे देखते हैं, संत काव्यधारा के कवि नहीं है, कौन नहीं है, कुतुबन ये नहीं है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है, ये है निगूढ़ भक्ति से प्रेमाश्रयी काव्यधारा का संबंध है। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे लिखा गया है कि 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कौन है यहाँ पे, कौन नहीं है, चतुर्भुज दास ये नहीं है। 95 वाला क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। अब आप खुद बता सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, राम बोला, क्योंकि ये क्या बोलते थे, मतलब जब इनका जन्म हुआ तभी ये क्या बोल दिए, राम बोले थे ना, तो राम बोला। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये है तुलसीदास से। अब देखिए यहाँ पे आगे, भक्ति काल का काव्य नहीं है, कौन सा भक्ति काल का काव्य नहीं है, पृथ्वीराज रासो ये क्या है, भक्ति काल का काव्य नहीं है। आगे हम इसी प्रकार देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो ये कितना है, 7 है। नवधा भक्ति के प्रकार है, नवधा भक्ति के प्रकार क्या है, 9। देखिए यहाँ पे आप इसे याद कर सकते हैं, नवधा का अर्थ मतलब आपको लगा कि 9 गो, कितना होगा, 9 ठे। अब 100 वाला क्वेश्चन देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ब्रज। आगे हम देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है, मतलब जो गोस्वामी तुलसीदास ने रचा है विनय पत्रिका, इसकी भाषा क्या थी, ब्रज। तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन सी इसमें तुलसीदास की रचना नहीं है, रामचंद्रिका तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है। अब देखिए लिखा है 119वां, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है, बिहारी। अब 120वां देखिए, रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में पूछा जा चुका है। तो कौन है, भूषण। चिंतामणि कवि हैं, ये चिंतामणि कवि हैं, ये क्या आपको बताना है यहाँ पे, ये चिंतामणि कवि हैं रीतिबद्ध वर्ग के, किस वर्ग के, रीतिबद्ध वर्ग के। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे इसी प्रकार कि निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, मतलब ऐसे कौन से काव्य कृति हैं मतलब किस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये कितनी नावों में कितनी बार, इस पर क्या हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं, केशव दास की रचना कौन सी है, केशव दास की रचना क्या है, रसिक प्रिय। ये क्या है, केशव दास रसिक प्रिया, ये क्या है, केशव दास की रचना है। अब आगे देखते हैं, बिहारी सतसई किस काल की रचना है, बिहारी सतसई ये है आधुनिक काल की, किस काल की है, ये आधुनिक काल की रचना है। बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है ब्रज का, ब्रज भाषा का, ये क्या है, बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है ब्रज भाषा का। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कुल कितनी है, इसकी दोहों की संख्या है 719 है बिहारी सतसई में। आगे देखते हैं, किस कवि का वसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था, ऐसे कौन से कवि हैं जिनका वसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था, बिहारी जी का।
ये देखिए यहाँ पे जो भी हम लिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बस आपको जो इम्पोर्टेंट मतलब है जो दिया, मतलब जो लग सकता है कि हाँ पेपर में पूछा जा सकता है, वही सिर्फ हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि फालतू में आपको रटेंगे इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है ना वो स्मार्ट हो गई है, तो आप सभी थोड़ा स्मार्ट बनिए। ये नहीं कि 500 1000 ये सभी क्वेश्चन रख लें फिर उसको लर्न करें, पता चला उसमें से अगर एक भी नहीं आया तो आपका क्या होगा। इसलिए आप फालतू में मत आए, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ना कि मतलब कई थी में तो 250-250 300 पूरा सब रटे रहते हैं। तो ऐसे रटने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पेपर तक आप पक्का भूल जाएंगे। आप बस उतना ही याद कीजिए जितना आप मतलब पेपर में पूछिए मतलब पूछ सकता है, तो वही रिलेटेड हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया, किसने आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया? ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम दिया था। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, यही छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवि कौन है? छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, ये छायावादी कवि हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे देखते हैं, वीर रस की कृति है। वीर रस की कृति कौन सी है? यहाँ पे शिवा बावनी, ये क्या है? वीर रस की कृति है। 145वां देखिए, रीतिकालीन कवि कौन है? रीतिकालीन कवि है केशवदास। ये कौन से कवि हैं? रीतिकालीन कवि हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेम माधुरी के रचयिता है। देखिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 19 28 से पूछे जा चुके हैं। प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है? आपको यहाँ पे ये बताना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविता वाहिनी सभा के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये तीनों का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे दिखेगा मैथिली सरगुप्त संबंधित है। फिर देखिए यहाँ पे अथवा करके भी लिखा है, मैथिली सरगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? आपको यहाँ बताना है जो मैथिली सरगुप्त है वो आधुनिक काल से किस युग से संबंधित है? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है। अब 152 वाला क्वेश्चन देखिए लिखा है, द्विवेदी युग की रचना कौन सी है? गीतिका। ये क्या है? सॉरी यहाँ पे गीतिका नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास है। अब यहाँ पे देखिए आगे इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की कौन सी यहाँ पे रचना है? आपको ये बताना है। निहार, ये क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? कला और बूढ़ा। देखिए आपको मतलब ये आप इसके बारे में भी पढ़े होंगे, जैसे ये नहीं होता है कि कोई भी रचना हो ऐसे करके पूछा जा चुका हो। तो कला और बूढ़ा के रचनाकार कौन है? ये कौन है यहाँ पे? सुमित्रानंद पंत हैं। आप जैसे इसमें अगर कोई चैप्टर हो जिसे आप जीवन परीक्षा जब याद करते हो तो आप उनके साथ उनके लेखक के जो रचनाकार हैं, रचनाएँ हैं जो उनके, अगर आप उन्हें भी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अक्सर जो पेपर में होता है क्या होता है, जो आपको गद्यांश में जो आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है जिन लेखक के बारे में, अक्सर उन्हीं लेखक के रचना के बारे में आपसे इसमें क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो आप अगर उनसे मतलब वैसे पढ़ लेते हैं तो काफ़ी आपका अच्छा ही होगा, आपको मतलब और जल्दी से याद हो सकता है। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपको ये बताना है, ये कौन सा है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अब आगे दिया है, परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्या है? परिमल के रचनाकार हैं। अब देखिए आगे, छायावाद काल की अवधि क्या है? छायावाद काल की अवधि है सन 1919 से 1938 है। नीरजा के रचनाकार कौन है? नीरजा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। 197 देखिए क्या लिखा है, छायावाद काल का समय क्या है? आपको ये बताना है। देखिए ये 3 क्वेश्चन आपसे इसी के रिलेटेड मतलब आपको पूछा गया है, तो आप ये जो इसके पूरा छायावाद काल हुआ, भारतेंदु युग काल हुआ, जो भी है इन सभी को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, अनग के रचनाकार कौन है? आपको यहाँ पे बताना है अनग के रचनाकार कौन है? मैथिली सरल गुप्त है। वदेही वनवास के रचयिता कौन है? वदेही वनवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अब देखिए लिखा है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी है जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो यामा जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है। आपको बताना है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। संध्या सुंदरी के रचनाकार कौन है? आपको यहाँ पे ये बताना है। तो इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। आपको बताना है कि किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। जयशंकर प्रसाद जी को यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। आगे देखते हैं हम, तीसरा तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1959 ईस्वी में हुआ था, सन 1959 में।
ताज सप्तक के प्रकाशनकर्ता हैं। ताज सप्तक के प्रकाशनकर्ता कौन है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो इसके कौन है ताज सप्तक के प्रकाशन, अज्ञेय जी ताज सप्तक के प्रकाशक, संपादक या हम बोल सकते हैं प्रकाशक वही हैं। चांद का मुख टेढ़ा, चांद का जो मुंह है टेढ़ा के रचनाकार कौन है, मतलब कौन इन्हें लिखा है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक के संपादक कौन थे, ये थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, तो ये कौन सी है, यामा कृति महाकाव्य नहीं है। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी गई है, अज्ञेय, इसे अज्ञेय। आगे हम देखते हैं अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, कौन से उन्होंने, मतलब यहाँ पे लिखी हुई है कितनी नावों में कितनी बार, ये किसके द्वारा लिखा गया, अज्ञेय के द्वारा। इसी पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नई कविता का आरंभ माना जाता है 1951 ईस्वी में। नौका विहार कविता अवतरित है किससे, पल्लव से। विद्यापति कवि हैं कौन से, आदिकाल के। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अब आगे यहाँ पे देखिए, अयोध्या उपाध्याय हरिऔध की रचना है, आपको बताना है। प्रिय प्रवास छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन है, जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, कब उन्हें ज्ञानपीठ किस पे, मतलब पुरस्कार किया गया था, तो जैसे उर्वशी पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आई होप आपको यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन बताए हैं वो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये भी जो सभी क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि इन्हीं में से कोई आपके पेपर में भी देखने को मिल जाए। तो आप इन सभी को एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा या सुन सकते हैं, क्योंकि डिजिटल तरीके से है तो आप इसे एक बार सुन भी सकते हैं, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में भी पेपर में दिए जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा अगर पता होगा तो आप तुरंत टिक करके, मतलब टिक तो नहीं, आपको लिखना ही रहेगा, लिख लेंगे, आपको मतलब ज्ञात हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।